अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी को कल हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। आज हम करने लगे हैं टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी कि टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। पहले मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू कराती हूँ। जो हमने कल पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है यानी कि किसी ऐसी चीज़ के लिए हमारी इम्यून सिस्टम का सेंसिटिव हो जाना, जो कि हमारी बॉडी का बेयर नहीं कर सकता। इसमें आज हमने पढ़े टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब कितनी टाइप्स की हाइपर सेंसिटिविटी होती है। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। यू कैन सी हियर कि टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी कहता है कि द फोर ग्रुप्स क्लासिफिकेशंस वाज एक्सपाउंडेड बाय पीएचजी जेल एंड रॉबिन कॉम्बोज इन 1963। 1963 में रॉबिन कंबोज एक साइंटिस्ट था। उसने जो है ना इसकी क्लासिफिकेशन की फोर टाइप्स में कौन कौन सी की, यू कैन सी हेयर। कंबोज एंड जेल क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। सबसे पहले जो की उसने वो कहा कि एलर्जी। एलर्जी मतलब जो एकदम से हो जाती है, इमीडिएटली एलर्जी जिसको नाम दिया जाता है, जो फ़ौरन ही हो जाती है किसी भी चीज़ से। उसके अंदर वो बात कर रहा है डिसऑर्डर कौन कौन सी हो सकती है। हे फीवर हो सकती है, ठीक है, एनाफ्लेक्सिस हो सकता है, एस्थमा हो सकती है, ठीक है। फिर वो कहता है कि ऐसी कौन सा मेडिएटर है जो उसको ट्रीट करेगा, तो वो है आईजीई, ठीक है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन करके, जस्ट सरसरी सा बताने लगे अभी। फिर दूसरा है साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक डिपेंडेंट, ठीक है। अब उसका जो है डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक है। फिर उसको ट्रीट करने के लिए क्या है, आईजीएम एंड द आईजीजी, ठीक है। फिर वो थर्ड नंबर पे बोल रहा है इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज, यानी कि इम्यून सिस्टम के बारे में कोई बात है, कोई डिजीज़ ऐसी है जिसके अंदर आता है सीरम सिकनेस, ओके। फिर उसके वो कहते हैं कि इसको ट्रीट करने के लिए क्या, आईजीजी, ठीक है। ये तीन तरह की हमने पढ़ ली। अब फोर्थ नंबर पे आती है डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको डीटीएच का एब्रीवेशन भी दिया जाता है। कहते हैं कि सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट, ठीक है। इससे जो हमारी डिसऑर्डर क्रिएट होती है वो कौन कौन सी हैं, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, यू कैन सी हियर, क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। और इसके लिए जो मेडिसिन यूज़ होती है, जो एज अ मेडिएटर यूज़ होता है, वो क्या है, टी सेल। ये थी चारों। अब हमने वन बाय वन करके इन सब की एक्सप्लेनेशन पढ़नी है और वन बाय वन देखते जाना है कि कौन कौन सी डिसऑर्डर में क्या क्या कुछ होता है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने पढ़ा था इमीडिएट एलर्जी, ठीक है, जिसे इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी का नाम भी दिया जा सकता है। वो कहते हैं कि दीज अकर क्विकली आफ्टर एक्सपोजर टू द एलर्जेंस, दे आर यूजुअली मेडिएटेड बाय द एंटीबॉडीज ऑफ द आईजीई क्लास। हमने पहले भी पढ़ा था, फिर से देख लो कि आईजीई क्लास इसको हम मेडिएटेड कर सकते हैं। कहता है आईजीई एंटीबॉडीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बेसोफिल, बेसोफिल सेल्स होते हैं जो उनके सरफेस पे प्रेजेंट होती है आईजीई, एंड दीज एंटीबॉडीज हैव नो इफेक्ट अंटिल अनलेस दे इनकाउंटर एलर्जेंस। कहता है उस वक्त तक इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो सकता जब तक कोई बाहर वाला एंटीजन आके इसके साथ अटैच ना हो। कहता है when this occur the mast cell discharge their granules, कहते हैं जिस वक्त ये मैस्ट सेल के साथ अटैच होगा तब जाके ग्रेन्यूल्स बाहर निकालेगा और तब जाके इन्फेक्शन बनेगा, ठीक है। कहते हैं द ग्रेन्यूल्स कंटेन अ वैरायटी ऑफ एक्टिव एजेंट्स इंक्लूडिंग द हिस्टामिन। कहता है जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके ऊपर काफ़ी सारे एक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं, एक्टिव सेल भी होते हैं, जिस तरह के हिस्टामिन हो गया। अब आपको डायग्राम में बहुत ही खूबसूरती से उसने बताया हुआ, ये देखिए एक सेल है हमारे पास जिसको हम मास्ट सेल का नाम दे रहे हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस भी है और उसके अंदर ग्रेन्यूल्स भी बने हुए हैं। वो कहता है कि किस वक्त वो इसको बाहर निकाल रहा है, जिस वक्त वो अपना मैस बाहर निकाल रहा है ना, ये देखो इस जगह पे ये ग्रेन्यूल्स फटने हैं बाहर आके, जिस तरह लाइसोसोम वाला प्रोसेस हमने सेल में पढ़ा हुआ पहले, माइटोकॉन्ड्रिया वाला पढ़ा हुआ। कोई भी बॉडी डेड हो जाती है वो सेल मेम्ब्रेन के पास आ जाती है। सेल मेम्ब्रेन फिर क्या करती है, अपनी एक फर्रो सी बना लेती है और फिर उसको उस फर्रो के जरिए बाहर निकाल देती है। बिल्कुल ऐसे इस तरह से जो मास्ट सेल है ना वो इस तरह से फर्रो बना रहा है और फिर उसके बाद उसको बाहर निकाल रहा है। अब ये जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है इसके अंदर हिस्टामीन भी है, ल्यूकोट्राइन्स भी है, ठीक है। ये जो वेस्ट है इसमें ये सारा वेस्ट नहीं है, इसमें कुछ एक्टिव एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, एक्टिव पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, ठीक है। अब देखो वो क्या कहता है कि देखो जिस तरह ये हमारा आईजी बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, इसके ऊपर कुछ अटैच नहीं है, कोई एलर्जन आके अटैच नहीं हुआ। अब सेकंड पे देखो इधर आके एलर्जन अटैच हो गया, वो चाहे कोई भी था, कोई बैक्टीरिया था, कोई वायरस था, कोई पैथोजन था, कोई कुछ भी था। अब उसने यहाँ पे आके अटैचमेंट किए, अटैचमेंट करने के बाद वो यहाँ पे यू कैन सी हेयर डिवाइड हो रहा है इसके साथ ही, ठीक है। इस कंडीशन में आके जो है ना ये जो मास्ट सेल होते हैं ये ग्रेन्यूल्स को सेक्रेट आउट करते हैं ताकि ये इसे फाइट कर सकें, ठीक है। अगर फाइट कर जाते हैं तो वी आर सक्सेसफुल, अगर फाइट नहीं कर पाते वी आर लूजर्स। तो वो कहता है कि इसकी टू टाइप्स बता रहा है वो,
कहते हैं कि एक तो हमने डिसऑर्डर पढ़ी है, हे फीवर, लोका एनाफिलेक्सिस और एस्थमा पढ़ी थी ना, यू नो अबाउट दिस, ऊपर पढ़ाई थी मैंने। तो अब सबसे पहले लोकल एनाफिलेक्सिस के बारे में बात करें कि ये एक्चुअल में है क्या चीज़। कहते हैं रिलीज ऑफ दीज सब्सटेंसेस इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज काज लोकल एनाफिलेक्सिस, स्वेलिंग, रेडनेस एंड द ईचिंग। इसमें ये सब होता है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होता है, ईचिंग हो जाती है। ठीक है, एग्जांपल्स वो दे रहा है, वो कहता है कि फॉर एग्जांपल एलर्जिक रेहिंटिस हे फीवर, जिसको नाम दे रहा है। कहता है इन विच द एयरबोर्न एलर्जेंस, इनके पोलन्स जो होते हैं, रिएक्ट विद द आईजी मैंने भी आपको दिखाया, उसके साथ आके अटैच हो जाते हैं सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल को सेंसिटाइज कर देते हैं इन द नेजल म्यूकोसा एंड द टिश्यूज अराउंड द आइज, काजिंग मैनी रनी नोज कॉल्ड द रहीनोरिया। देखो अब मैं बताती हूँ, हे फीवर में ये होता है कि हमारी जब बहुत ही ज़्यादा स्पीड से नोज़ बह रही होती है ना, उसको हे फीवर का नाम देते हैं। और वो किस वजह से होता है, पैथोजन की वजह से। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कल, यानी कि जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था। कभी कभार हम फुल ठंड में निकल जाते हैं और हमारी बॉडी फुल गर्म होती है, अचानक से हमारे साथ क्या होता है, हमारा नोज़ फ्लो स्टार्ट हो जाता है। अब उसी को एक्चुअल में ना हे फीवर का नाम दे रहा है। और फिर उसके बाद क्या होता है, हमारी नोज़ रेड होना शुरू हो जाती है, रेड रेड होती है और इस तरह से ना छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। इसको बात कर रहा है, और वो किस वजह से होती है वो उसने बता दिया कि किस पोलन जो है जाके आईजी से अटैच हो जाते हैं। उन्होंने बाकायदा देखो हमें दिखाए भी हुए हैं कि किस तरह से ये जो एलर्जन पोलन्स हैं ये हमारी नाक के अंदर जा रहे हैं। यू कैन सी हियर, नाक में जाने के बाद जो है ना उसने इस तरह से देखो रेडनेस कर दी, इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर दी है। ठीक है, ये बात था। उसके बाद वो कहता है कि जब नाक के ज़रिए नाक में जाते हैं, फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल में भी चले जाते हैं, लंग्स तक चले जाते हैं। और जब लंग्स तक चले जाते हैं सीवियर कंडीशन में, कोई ज़्यादा डेंजरस होता है, तो हमें अस्थमा हो जाता है। अब पता चला अस्थमा कैसे होता है, अस्थमा बेसिकली लंग्स डिजीज़ ही है। वो कहते हैं ब्रोंक्यूल अस्थमा क्या होता है, ब्रोंक्यूल इन विच द एलर्जेंस रीचेज द लंग्स आइदर बाय द इनहेलेशन और इन द ब्लड, इनके ब्लड में भी चले जाते हैं। कहते हैं एंड काज ब्रोंक्यू कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंक्यू मतलब जो ब्रोंक्यूज होते हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर देती है, सुकड़ देती है, यानी कि वो सुकड़ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है हाइव्स क्या होते हैं। हाइव्स आपको पता ही है कि ईचिंग की वजह से ना ऐसे मार्क बन जाना बॉडी पर, इसे बोले जाते हैं हाइव्स। कहता है वेयर द एलर्जेंस यूजुअली एंटर द बॉडी बाय फूड। कहता है वो हाइव्स एक्चुअल में ऐसे बनते हैं कि कुछ ऐसे पोलन्स होते हैं जो हमारी खुराक के जरिए हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, और फिर उससे क्या होता है, हमें हाइव्स बन जाते हैं, हम एलर्जी सी क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये था थोड़ा सा। वो कहता है सिस्टमैटिक एनाफ्लेक्सिस, पहले हमने लोका एनाफ्लेक्सिस पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं सिस्टमैटिक। मैंने कहा था दो दो टाइप्स हैं एनाफ्लेक्सिस की। सिस्टमैटिक एनाफ्लेक्सिस में वो क्या कहता है कि सम एलर्जेंस क्या करते हैं, सम एलर्जेंस काज लाइफ थ्रेटनिंग कोलैप्स। ओ माय गॉड, यानी कि इसमें होता है कि हमारी ज़िंदगी जा सकती है, लेकिन जो लोकल एनाफ्लेक्सिस में था वो ठीक हो सकती है, वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। वो कहता है कि सर्कुलेटरी एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि कोलैप्सिंग हो जाना, सुकड़ जाना। आपको पता है जब वेन्स या फिर हमारी कोई भी ट्यूब वगैरह सुकड़ जाएगी, तो जब सुकड़ेगी तो हमारा वे ख़त्म हो जाएगा, जब पैसेज ख़त्म होगा तो हम लोग भी गोइंग टूवर्ड्स द डेथ। कहते हैं कि फ्रीक्वेंट काजेज क्या हो सकते हैं, इंसेक्ट की स्टिंग, यानी कि किसी का बाइट करना, ड्रग का, पेंसिलिन जैसे, फूड वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये थोड़े से इसने सिस्टमैटिक एनाफ्लेक्सिस की बात की है। नेक्स्ट हमारा सेकंड टाइप है हाइपर सेंसिटिविटी की, वो है एंटी बॉडी मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, साइटोटॉक्सिसिटी यू कैन सी हियर। ठीक है, तो वो कहता है कि इसमें क्या होता है, कहता है कि सेल डैमेज काज बाय द एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट सेल सरफेस एंटीजेंस। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं वो काज डायरेक्टली इंजर्ड होती हैं किनसे, एंटीजेंस से। वेरी बैड, यानी कि डायरेक्टली जो हमारी, जिसने हमें ठीक करना है, जो हमारे खिलाफ लड़ेंगी, डायरेक्ट उन पे ही हमला कर देती हैं। कि कहता है इन दिस डिसऑर्डर द पर्सन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट द एंटीजन, यानी कि इसमें ये होता है डायरेक्टली ही वो एंटीजन से जाके लड़ रही है, यानी कि पहले स्टोर कर लिया और फिर किसी और तरह से उधर गया नहीं, डायरेक्टली उसने प्रोड्यूस होने और एंटीजन पे वार करना है। कहते हैं प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ हिज और हर ओन सेल, अपने ही सेल पे वो प्रोड्यूस हो जाते हैं और उसी को वहीं पे क्या करते हैं, उसको मार भगाते हैं। एग्जाम्पल दे रहा है, कहता है हीमोलाइटिक टिश्यूज ऑफ द न्यूबॉर्न एरच डिजीज, जिस तरह आप जानते ही हो। ठीक है, कहता है माइस्थेमिया ग्रेव्स होती है, इस तरह बाइंडिंग ऑफ द एंटीबॉडीज टू द सर्फेस ऑफ द सेल्स कैन रिजल्ट इन द फेगोसाइटोसिस ऑफ द सेल। मैंने भी आपको बताया फेगोसाइटोसिस किसे कहते हैं। ठीक है, लाइसिस ऑफ द सेल, ब्रेक डाउन ऑफ द सेल जिसे को बोला जाता है ना। जो और जब जैसे देखो ना, मैं बताती हूँ, जिस तरह अभी जर्म्स आ गया था, वहाँ पे उसने फौरन एंटीबॉडी ने उसको मारा है। अब डेड बॉडी तो हमारी सेल में नहीं रहेगी ना, अब डेड जो सेल हैं, डेड जो वो हैं, तो हम उसे क्या करते हैं, फ़ौरन बाहर निकालते हैं।
हमारे घर की भी एग्जांपल है, अगर कोई डेड हो जाता है हम उसे फ़ौरन बाहर निकालते हैं, कब्रिस्तान में दफनाते हैं। इसी तरह ये सेल का भी यही लेना देना होता है। वो क्या करती है, जैसे लाइसिस करना स्टार्ट कर देती है, ब्रेक डाउन करती है, उस पार्ट को सेपरेट करके सेल मेम्ब्रेन के पास से ले आती है और फिर वहाँ पे फेगोस बन जाता है और फिर उसको बाहर निकाल देती है सेल से, ताकि सेल के अंदर पोल्यूशन क्रिएट ना हो। कहते हैं हीमोलाइटिक डिजीज़ क्या है? हीमोलाइटिक डिजीज़ में कहता है कि आरएच एंटीजन्स आर एक्सप्रेस्ड एट द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, यानी कि रेड ब्लड सेल के सरफेस पे ना आरएच एंटीजन्स नज़र आ रहे होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, ठीक है। कहते हैं देयर इज ऑफन अ टीनी लीकेज ऑफ द बेबीज रेड ब्लड सेल्स इनटू द मदर सर्कुलेशन, यानी कि अल्लाह ना करके कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जब बेबी का जो ब्लड है ना वो मदर में एंटर हो जाता है सर्कुलेशन के दौरान ही, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मदर का बेबी में जा सकता है लेकिन बेबी का मदर में नहीं जाना चाहिए। कहते हैं इफ द बेबी इज आर एच पॉजिटिव, अगर बेबी को आर एच पॉजिटिव था, हैविंग इनहेरिटेड द ट्रेट फ्रॉम इट्स फादर, यानी कि फादर की तरफ से उसको ये ट्रेट मिला कि उसका आर एच पॉजिटिव था, एंड द मदर आर एच नेगेटिव, मदर के पास आर एच नेगेटिव था, कि दिस रेड सेल्स विल कॉज हर टू डिवेलप द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आर एच एंटीजन। अब क्या होगा, जिस वक़्त हमारी बॉडी में, यानी कि मदर की बॉडी में चला गया आरएच पॉजिटिव चला गया, मदर का तो आरएच नेगेटिव था, उन्होंने फ़ौरन क्या करना, उनके अंदर जो एंटीजन प्रेज़ेंट थे उन्होंने फ़ौरन क्या करना, एंटीबॉडीज़ पैदा करना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है, अगेंस्ट आरएच एंटीजन के। कहता है एंटीबॉडीज़ यूजुअली द आईजीजी क्लास, देखो आईजीजी क्लास, मैनी नॉट डिवेल्प फास्ट एनफ टू काज द प्रॉब्लम फॉर द चाइल्ड, यानी कि बच्चे के लिए कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं होता इसका, बट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड अटैक टू द रेड ब्लड सेल्स ऑफ द सब्सिक्वेंट आरएच पॉजिटिव फीटस, ठीक है। और आरएच पॉजिटिव फीटस के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है अगर ये प्लेसेंटा क्रॉस कर जाता है तो, अदरवाइज नहीं। अगर वो कर लेता है, उन्होंने बात की है कैन, अगर वो कर लेगा प्लेसेंटा क्रॉस तो होगा, अदरवाइज कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं होगा। वो कहता है कि मैस्थेनिया ग्रेव्स क्या है, एक डिजीज़ है। कहता है कि द हॉल मार्क ऑफ दिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज वीकनेस ऑफ द स्केलेटन मसल, यानी कि हमारा जो स्केलेटन मसल है उसमें वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, इसी को मैस्थेनिया ग्रेव्स का नाम देते हैं। स्पेशली दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में, बाजू में, चेस्ट में, ठीक है, और रिब्स वगैरह में इस तरह से ना होना, पेन स्टार्ट। थर्ड है हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर। इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर क्या है, थर्ड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी की। वो कहते हैं कि इसमें क्या है, कहते हैं इन दिस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव एंटीबॉडीज फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद एंटीजीन, यानी कि इसमें इतने मज़े की बात हो जाती है कि ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, एंटीजीन्स और एंटीबॉडीज मिलकर एक न्यू कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, डैमेज काज बाय द डेपोजिशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इनटू द टिश्यू, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स बना लिया, अगर हमारी सेल्स जो है इसको फ़ौरन कॉम्प्लेक्स को बाहर निकाल फेंकते हैं तो डिजीज़ काज नहीं होगी। अगर वो नहीं निकालते, हमारे सेल में ही रहते हैं कुछ टाइम के लिए, तो फिर क्या होगा, वो हमारे सेल टिश्यूज़ में, हमारे ऑर्गन्स में डेपोजिशन स्टार्ट कर देंगे, और जब डेपोजिट हो जाएगा, फिर आपको पता ही है जब कोई चीज़ डेपोजिट हो जाती है फिर वो क्या करती है, वो तबाही करती है और कुछ नहीं करती। इसका इन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है, सीरम सिकनेस, ठीक है। इसके बाद कहते हैं सीरम सिकनेस है क्या भला। वो कहते हैं कि सीरम सिकनेस इज़ अ काज्ड बाय द एनी मैनी प्रोटीन, ठीक है, प्रेजेंट इन द एंटी सीरम, यानी कि एंटी सीरम के अंदर बहुत सारे सीरम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ ऐसे सीरम होते हैं जो सिकनेस क्रिएट कर देते हैं। बीइंग फॉरेन टू द रेसिपेंट द एक्टिव इम्यूनिटी एंड द, कहते हैं डिवेल्प अगेंस्ट दीज प्रोटीन, यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है ना वो कुछ ऐसी प्रोटीन उनके खिलाफ पैदा करती है, जिसको हम इन अदर वर्ड क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़ का नाम देते हैं। द रिजल्टिंग एंटीबॉडी बाइंड टू दैम द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के साथ जाके अटैच हो जाता है। दीज आर कैरिड बाय द ब्लड, ठीक है। फिर वो क्या होता है, ब्लड के साथ कैरिड आउट होता है और डिपॉजिट हो जाता है कहाँ पे, वॉल ऑफ द ब्लड वेजल्स की, और जब ब्लड वेजल की वॉल के साथ डिपॉजिट हो जाता है फिर आपको पता ही है क्या होता है, ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी तक पहुंच जाता है और फिर किडनी इश्यूज बनते हैं, ठीक है, फीवर होता है, हाइज बनते हैं, अर्थराइटिस होता है, प्रोटीन इन द यूरिन आना शुरू हो जाता है, ठीक है, इनके हमारा सारा प्रोटीन जो है वेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये थे 3 टाइप। फोर्थ टाइप क्या है, कहते हैं सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें क्या होता है, सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर वो बात कर रहा है, कहता है बिकॉज इट टेक्स अ डे और टू फॉर द टी सेल्स टू स्टिमुलेट फॉलोइंग एक्सपोजर टू द एंटीजन। कहता है कम अज़ कम इसका हमें फ़ौरन पता नहीं चलता, कम अज़ कम जो है ना ये 2 से 4 दिन ले लेता है, ठीक है। यानी कि इसी वजह से इसका नाम डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिव रखा है। हाइपर सेंसिटिविटी, इसको इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं कि सेंसिटिव नहीं होता, क्योंकि सेंसिटिव तो फ़ौरन ही रिजल्ट देता है। अगर अब हम इसको कह रहे हैं तो हमने इसको नाम दे दिया डिलेड टाइप, डिले पता है ना आपको, देर करना, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। कहता है कि सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी कैन अकर विद एक्सट्रिंसिक एंटीजेंस और विद द इंटरनल एंटीजेंस, यानी कि इट सेल्फ ही इसके अपने एंटीजेंस होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल की बात में कर रहा है वो। कहते हैं एक्सट्रिंसिक एंटीजन क्या होते हैं और इंट्रिंसिक एंटीजन क्या होते हैं। एक्सट्रिंसिक वो जो एक्सटर्नल होते हैं। वो कहते हैं कि द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी टू एक्सटर्नल एंटीजन इज द कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस काज्ड इन some people
व्हेन देयर स्किन इज एक्सपोज टू अ केमिकल टू विच दे आर एलर्जेंस, यानी कि कोई ऐसी केमिकल आ गया हमारी बॉडी के सामने जिससे हमें एलर्जी होती है, तो फिर क्या होगा, हम उसे कहेंगे एक्सट्रिंसिक एंटीजन है ये, ठीक है, यानी कि एक्सटर्नली तौर पे हमने कॉन्टैक्ट किया उससे और वो क्या हो गया, हमें एलर्जी हो गई। इंट्रेंसिक की बात की जाए तो ऐसे एंटीजन जो हमने कोई फूड के जरिए अंदर ले लिए और उससे जो हमारी यानी कि बीमारी हुई और जो हमें हाइपर सेंसिटिविटी हुई उसको कहेंगे इंट्रेंसिक। सिंपल सी बात। एक्सट्रिंसिक इन्होंने बात की द कैटेकोल फाउंड इन द पॉइजन, पॉइजन ओक हो गया, ठीक है, निकल हो गया, कोई ज्वेलरी होती है निकल के हम पहन लेते हैं हमें एलर्जी हो जाती है, कहते हैं डाइज हो जाते हैं कुछ, ठीक है, डाइज होते हैं या फिर परफ्यूम्स भी होते हैं अक्सर औकात ना, ऑर्गेनिक केमिकल यूज इन द इंडस्ट्री, कुछ केमिकल्स भी हो जाते हैं। इंट्रिंसिक सेल्फ एंटीजन की बात वो कर रहा है, तो इंट्रिंसिक सेल्फ की क्या बात कर रहा है, वो कहता है कि इसमें क्या होता है, सेल्फली सेल मेडिटेड हाइपर सेंसिटिव टू सेल्फ काज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डिजीज, यानी कि हमारा अपने ही इम्यून सिस्टम के अंदर ही कोई चीज़ आ जाती है और इट सेल्फ ही कोई जो डिसऑर्डर क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, अब ये हमारे अपने बॉडी में ही है ना, कोई बाहर से तो चीज़ आई नहीं है, इंसुलिन हमारा खुद ही बॉडी बनाना बंद कर देता है और हमें क्या हो जाता है, डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। कहता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, इसी तरह से कहता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस, इस तरह से। वो कहता है टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है, टाइप हमें पता ही है डायबिटीज़ क्या होती है, तो डायबिटीज़ की अगर बात कर रहा है वो कहता है कि इन दिस टाइप क्या होता है, इन दिस टाइप टी सेल्स इनिशिएटेड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स, मींस दैट इस डिजीज में ये होता है जो टी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपको पता ही है कि जो क्या काम करते हैं, मेडिएशन के तौर पे यूज़ होते हैं, तो कहता है उन्हीं की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कैसे होती है, वो बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, और आपको याद हो तो बीटा सेल ही वो सेल्स होते हैं पेंक्रियाज के जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं। कहता है ठीक है, बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस इन द पेंक्रियाज, कहता है द चीफ कल्प्रिट्स आर CD8 साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, तो इसी को CTTL का नाम दे रहा है और CD4 को नाम दे रहा है हेल्पर टी सेल्स ऑफ द TH1। ये थोड़ा-सा बात ही है। फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करें कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो टी सेल्स होते हैं वो इनिशिएटेड एन अटैक दैट डिस्ट्रॉय द माइलिन शीथ ऑफ द न्यूरॉन, वेरी बैड। वो हमारी जब माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमारा नर्वस सिस्टम डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, तो हम पागल हो जाएँगे, ठीक है? तो इस वजह से क्या कहता है कि ये जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है, डिफरेंट होती है, और कुछ लोग जब सेंसिटिव होते हैं, आपने देखा होगा उनका दम घुटने लग जाता है, किसी को फ्लावर से एलर्जी होती है कि ठीक है, उनकी जो पोलन्स होते हैं, इस वगैरह-वगैरह। ठीक है, ये कुछ इस तरह से उन्होंने मल्टीपल स्क्लेरोसिस की हमें डायग्राम भी दिखाई हुई, यू कैन सी हियर, कि किस तरह से क्या चीज़ हमारे उसको इफ़ेक्ट कर रही है। सबसे बस एक ही देख लेते हैं, जिस तरह देखो उन्होंने विजुअल का बताया हुआ है। विजुअल के अंदर हमें नेस्टेगेमिया, ऑप्टिक न्यूराइटिस, डिप्लोपिया, डिफरेंट डिजीज़ के भी नाम दिए हुए हैं उसने। तो इस तरह से आपने इसको रखना है। इंशाल्लाह कल हम इसको मैकेनिज़्म पढ़ेंगे एलर्जी का, कि किस तरह से एलर्जी जाके लगती है और किस तरह से बढ़ती है और वगैरह-वगैरह, ठीक है? अभी के लिए इतना ठीक है। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि और इम्प्रूवमेंट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।